आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं ये हमारे देश के लिए और हमारे जो दक्षिण और उत्तर का जो राज्य है उसके लिए बहुत ही विनाशक साबित हुआ है और जिस पर अभी हाल फिलहाल में राजनीति भी जो एक पार्टी है द्रविड़ मुनेटर कज़म जो कि दक्षिण में स्टालिन इस पार्टी के सीएम के उम्मीदवार हैं और ये जीते भी हैं और राज्य भी करते हैं। और ये लोग द्रविड़ पॉलिटिक्स का नाम लेकर के ये लोग बहुत ही गंदी राजनीति करने का प्रयास करते हैं। और आज हम इसी टॉपिक को देखेंगे कि कैसे हमारे देश में एक रॉबर्ट कार्डवेल नाम का व्यक्ति था जो कि आज़ादी के पहले एक थ्योरी लाया था जो कि समाज के बांटने के लिए उसने बनाया था, जिसका नाम था आर्यन और द्रविडियन थ्योरी, जिसको लाने का एक ही मकसद रहा था उसका कि कैसे भारतीय समाज को दो धारा में बांटा जाए और बांटने के बाद कैसे अपनी महत्वाकांक्षा को सिद्ध किया जाए, ताकि महत्वाकांक्षा से मतलब है कि उसने यह प्रयास किया था कि कैसे मिशनरी के माध्यम से हमारे भारत देश में क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने का प्रयास जो है वो बहुत बड़े स्तर पर कैसे लागू किया जाए इस देश में, इसी का प्रयास इस थ्योरी के माध्यम से किया गया, जिसको मैं आज डिकोड करने का प्रयास करूंगा और इसे एक्सपोज भी करूंगा। और जो आज की विभिन्न आज़ादी के बाद के जो विभिन्न सरकारें आई हैं वो भी इस थ्योरी को डिकोड न किया बल्कि और भी भ्रांति फैलाया अपने सत्ता के लिए, इसे भी बताने का प्रयास किया जाएगा इस टॉपिक में। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इस द्रविड़ आर्यन थ्योरी जो गलत तरीके से बताया गया है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं, जो आर्यन से संबंधित जो भी हमारे पास जानकारी है वो आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे आर्यन के संदर्भ में हम जो रिसर्च किए हैं और हमने जो पाया है, तो रामायण जो हम लोग देखते हैं, रामानंद सागर या बहुत सारे अन्य क्षेत्रों के रामायण है, उसमें हमें यह प्रसंग मिलता है कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यवर्ते एक नगरी है और जिसे अयोध्या कहा जाता था राम राज्य के समय में या राजा दशरथ के काल में, और उसी अयोध्या के लोगों को आर्यपुत्र भी बोला जाता था। और कई सारे प्रसंग में रामानंद सागर जी ने जो रामायण दिखाने का प्रयास किया है, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के लिखित रामायण के माध्यम से, तो उसमें उन्होंने यह संबोधन कई जगह उसमें देखने को मिलता है कि हमें कि कैसे वहाँ के राजकुमारों को जब ऋषि मुनि बाहर से आते थे तो आर्यपुत्र कह के संबोधित करते थे। और इसी को जब हम आगे देखते हैं तो हमारे यहाँ आज़ादी के समय में आर्य समाज की स्थापना राम कृष्ण परमहंस और अन्य समाज सुधारकों द्वारा किया गया था। और वहीं यह बात यहीं तक नहीं रुकी बल्कि और आगे भी हम जब देखते हैं तो हमारे समाज में कई सारे आर्य जाति भी मौजूद है, लेकिन ये एक तरह से जाति नहीं, हमारी संस्कृति को बचाने का प्रयास करने वाले लोग थे। और अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो 2-3 नामें मुझे देखने को ध्यान में है जो कि कुछ लोग पॉपुलर हैं। वो लोग हैं गौरव आर्य जो कि रिटायर्ड मेजर रह चुके हैं हमारे देश में, और उसके बाद अंकुर आर्य जो कि बीजेपी के IT सेल में या बीजेपी के लिए प्रचारक, इंटरनेट पर प्रचारक का काम करते हैं। और इसी के संदर्भ में हम देखते हैं तो एक और प्रसंग हमें देखने को मिलता है कि इस देश में एक ऐसा भी गांव था जहां पर लोकतंत्र स्थापित था, वहां पर अच्छे खासे विद्वानों पंडितों की संख्या थी, और वो लोग उस लोकतंत्र की संस्कृति को जीवित रखने के लिए एक अग्रहरी जाति का निर्माण किया। जैसे कि ये गौरव आर्य जो कि आर्य पुत्र के या अयोध्या के कारण से ये से समझने को हमें मिलता है। उसी तरह जब हम आते हैं द्रविड़ शैली में, तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर की किताबों में हमें 3 शैली पढ़ने को मिलता है।
नागर शैली, द्रविड़ शैली एवं वेसर शैली। और ये जो शैली है मंदिर स्थापत्य कला का या कौशल ट्रेनिंग का ये एक बहुत बड़ा ही विस्तृत शैली है, जो कि हमारे देश में मंदिर निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता था। और उसी से ये द्रविड़ शैली या द्रविड़ियन जाति जो बनी है, या द्रविड़ियन जो कहे जाते हैं साउथ के लोग, उन्हें हम पहचानते हैं। और इसी से संबंधित हम देखते हैं कि द्रविड़ मोनेट्रा कजागम पार्टी जो है स्टालिन द्वारा बनाया गया, स्टालिन के पूर्ववर्ती जो शासक हुए या कहे जो नेता हुए उन लोगों द्वारा बनाया गया। और वर्तमान समय में स्टालिन उसका हेड है। और यहीं दक्षिण में अभी एक राज्य का सीएम भी है। और इसके लड़के सनातन धर्म के विरुद्ध में कुछ गलत भी बोलते हैं, क्योंकि इनको इसी से अपनी रोटी चलानी होती है और दो गुटों में बांटने का ये प्रयास करते हैं। और इसी तरह जो कि ये जो थ्योरी है रॉबर्ट कार्डवेल और इस थ्योरी रॉबर्ट कार्डवेल द्वारा जो बनाया गया है उसके संदर्भ में हम देखते हैं कि इसने थ्योरी को बहुत ही विस्तृत रूप दिया। और इसने भारत में यह प्रचारित करने का प्रयास किया कि 1500 ईसा पूर्व में कुछ लोग भारत में आए जो कि ईरान से आए थे, बाहर से आए थे, ताकि यहाँ के लोगों को भी कई भागों में, जो उत्तर के लोग हैं उन्हें भी कई भागों में बांटा जा सके। क्योंकि आर्यन अगर मान लीजिए उच्च कास्ट के लोग कहते हैं आज के तौर पे, जो कि इन लोगों ने थ्योरी गढ़ा था, तो अगर ब्राह्मण और राजपूत को अन्य जातियों से, ओबीसी और एससी एसटी से अलग कर दिया जाता है तो एक दो धारा यहाँ भी बन जाते हैं और समाज को बांटने का जो उनका प्रयास है वो सफल हो जाएगा। और मिशनरी के माध्यम से वो अपना जो एजेंडा है उसे सिद्ध कर पाएंगे। और इससे संबंधित जो भी और भी बहुत सारे हमें जो सबूत मिले हैं उसमें हमें देखने को मिलता है कि 1500 ईसा पूर्व में वास्तव में ही गडेरिए आए थे भारत में। और वो वहीं मुस्लिम बल्कि उस समय मुस्लिम राष्ट्र नहीं थे वहाँ, बल्कि सनातनी ही परंपरा थी। वहाँ से लोग आए थे क्योंकि वहाँ उनके जान माल को हानि हो रही थी। और वो लोग आकर भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में बस गए अपनी जान बचाकर। और वहाँ का एक प्रवर्तक मूसा हुआ करते थे, जो कि यहाँ रहते रहते कुछ समय बाद इनका देहांत हो गया। और भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में इनका मकबरा भी है। और जिसे यह शक है वो वहाँ जाकर इनका मकबरा देखा जा सकता है। और उनके मकबरा पर हिब्रू भाषा में कुछ लिखा हुआ है जिसे पढ़ना अभी बाकी है, या मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है क्या लिखा हुआ है। ऐसी ही परिकल्पना ईसा के संदर्भ में भी कही जाती है कि ईसा भी जब उनको सूली पर लटकाया गया था तो ईसा अपने अनुयायियों के माध्यम से, या कहे जब ईसाइयों द्वारा यह समझ लिया गया कि ईसा की मृत्यु हो चुकी है तो उन लोगों ने सूली से उन्हें नीचे उतार दिया। और जब उनके अनुयायियों के समकक्ष उन्हें लाया गया तो अनुयायी जब चेक करते हैं तो वो जीवित, उनकी सांसें चल रही थी या जीवित पाए जाते हैं। तो वे लोग ईसा को लेकर भारत के वहीं जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आ गए। और यहीं पर कुछ दिन जीवित रहने के बाद या कुछ साल जीवित रहने के बाद ईसा की भी मृत्यु होगी, जो कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में इनकी भी समाधि हमें देखने को मिल जाती है। ये तो हो गई हमारे यहाँ की जो प्राचीन समय की कुछ बातें हैं, जो कि तथ्य हमने निकाला है। लेकिन इस तथ्य को आज़ादी के बाद भी हमारे नेताओं ने और षड्यंत्रकारियों ने जिस तरह से लागू किया, यहाँ तक कि आज के जो सरकार है इनके समय में भी ये प्रचारित हो रहा है, ये सरकार इसे रोकने का प्रयास नहीं किया। मुझे 1 साल पहले तक पूरा जानकारी है कि ये बीजेपी सरकार भी इसको ख़त्म नहीं किया। ये हमारे समाज में कई धाराओं में बटा हुआ है और ये हमें देखने को कई जगह मिल जाता है।
उत्तर दक्षिण का विवाद या कहे बिहार के जो मजदूर हैं उनका पलायन, या महाराष्ट्र हो चाहे दक्षिण हो, कई सारे क्षेत्रों में कभी कभी थोड़ी बहुत छिटपिट या ऐसा विवाद देखने को मिलता है। तो इसके अगर मूल्य कारण में जाते हैं हम, तो देखते हैं कि 1947 से लेकर 1977-80 तक कुछ ऐसे शिक्षा मंत्री हुए जो कि षड्यंत्र करते रहे, और इनमें जो नाम आता है मौलाना आज़ाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम चांगल, फरुखुद्दीन अली अहमद, नूरुल हसन, और इन सबों ने मिलकर एक बहुत बड़ा लेफ्टिस्ट या कहे कि जो सनातन का विरोध करने के लिए एक ऐसे समूह या टीचर फैकल्टी का निर्माण किया जो कि एनसीईआरटी लिखने का प्रयास किया, और उसमें या अन्य बुकें लिखने का प्रयास किया है, और उसमें इन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ आर्यन जो है वो ईरान या बाहर से आए हैं। और इसी संदर्भ में ये जो क्षेत्रीय कुछ पार्टियां हैं, जो कि एक नाम मिला मुझे, द्रविड़ा मुनेट्रा कजागम, जो स्टालिन के द्वारा चलाया जाता है, ये सारे लोग मिलकर इस देश का सत्यानाश करने पर तुले होते हैं। और इससे संबंधित जब मैं और भी डिटेल जानने का प्रयास करता हूं, तो इसमें आर्यन को यहाँ तक बता दिया गया है कि आर्यन जो आए थे वहाँ से वैदिक कल्चर को भी लेकर आए थे और इसे इस देश में प्रचारित किया है, न कि आर्यन यहाँ के निवासी थे। और कुछ हम जब रिसर्च देखते हैं तो हमें मिलता है कि द डार्ड आर्यन ऑफ लद्दाख, यहाँ पर वास्तविक में जो हमने पहले बताया कि वास्तव में यहाँ पर आर्यन आए थे। कुछ अन्य रिसर्चर जो कि लेफ्टिस्ट नहीं थे बल्कि राइटिस्ट थे, और उन लोगों ने भी कई सारे किताबें लिखी जिसमें हमने देखा कि ये लोग जो ओरिजिनल फैक्ट था उसे बताने का प्रयास किया। लेकिन मैं इसे सबका डिस्कस नहीं करते हुए केवल राइटर्स का नाम और उनके द्वारा जो खोज की गई कि आर्यन कहाँ से आए थे उसकी चर्चा हम करने का प्रयास करेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बताया कि उत्तरी ध्रुव से आर्यन आए थे। उसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि तिब्बत से आर्यन आए थे। उसी तरह पंडित गंगानाथ झा ने बताया कि ब्रह्मर्षि देश भारत से ही आर्यन की उत्पत्ति मानी जानी चाहिए। उसी तरह D.S. त्रिवेदी मुल्तान के निकट की देविका नदी के समीप का जिक्र करते हैं कि आर्यन यहीं से आए थे। उसके बाद हम देखते हैं तो L.D. कला कश्मीर तथा हिमालय के पर्वतीय प्रदेश का जिक्र करते हैं। उसी तरह हम देखते हैं अविनाश चंद्र दास सप्त सिंधु प्रदेश का जिक्र करते हैं। उसके बाद हम जब देखते हैं तो डॉक्टर राजबली पांडे मध्य देश उत्तर प्रदेश से आने का बात कहते हैं। वहीं लेफ्टिस्ट अगर राइटरों की बात करें तो उसमें देखते हैं फिलिपो सेस्टी तथा विलियम जोन्स कहते हैं कि यूरोप से आर्यन आए थे। उसके बाद डॉक्टर पी गाइल्स भी डेन्यूब नदी की घाटी अथवा हंगरी, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया से आने की बात कहते हैं। उसी तरह पेंका जो है वो कहते हैं कि नहीं, जर्मनी से आए थे आर्यन। उसके बाद नेहरिंग और सिचरडर दक्षिणी रूस से कहते हैं कि वो आर्यन आए थे। इन सभी तथ्यों को देखने के बाद हमें यह देखने को मिलता है कि बहुत सारे राइटरों ने बताया है कि विद्वानों ने या राइटरों ने बताया कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे तथा एक और शोध में पता चला है कि मानव विज्ञानी तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडमंड लीच का मत है कि आर्यों का आगमन कभी इस देश में हुआ ही नहीं। और इन सब तथ्यों को देखते हुए तथा ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु क्षेत्र रहा था तथा सप्त सिंधु क्षेत्र में ही 7 प्रमुख नदियों का प्राचीन एवं वर्तमान नाम इस प्रकार है। प्राचीन समय में सप्त सिंधु नदियों का नामकरण किया गया था। इन सब प्रमाणों से यह साबित होता है कि आर्यन कहीं और के नहीं थे और द्रविड़ियन भी कहीं और के नहीं थे, ये दोनों सनातनी ही थे। लेकिन इसको बांटकर और रोटी सेकने वाले नेताओं ने इस देश को
किस स्तर तक बटा है। इस वीडियो को आप इस तरह से शेयर कीजिए या आगे बढ़ाइए ताकि जो ये थ्योरी गढ़ा गया है रॉबर्ट कार्डवेल के द्वारा और इसे आज के भी समय में प्रचारित करने का प्रयास किया जाता है, इस व्यथा को कम किया जाए या रोका जा सके। धन्यवाद।